स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आपसे बात करूंगी। हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा जो देश के लिए सब कुछ होते हैं, लेकिन मैं अपने काउंसलिंग के दौरान, साइकोलॉजिस्ट जर्नी के दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि हमारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। वो बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, सीवियर डिप्रेशन में, सीवियर एंजाइटी में जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मुझे अंदर से बहुत परेशान करता है। तो अपनी इसमें मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत कम एज के बच्चे आ रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। अभी मेरे होम टाउन में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, 10th क्लास की लड़की जो 10th का एग्जाम दे रही है। तो ये सारे ऐसी चीजें मेरे सामने रही, तो मेरा मन हुआ कि कैसे मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाऊं, कैसे माता पिता अपने बच्चों को हैंडल करें, कैसे टीचर्स अपने बच्चों को हैंडल करें, और बच्चे खुद अपने आप को किस तरीके से हैंडल करें कि हमें एक सुसाइडल टेंडेंसी की ओर हम आगे ना बढ़ें। तो इसके लिए मैंने बहुत ही एक रेपुटेड अपने सर को बुलाया है, जो खुद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव सर। सर थैंक यू, आप यहाँ आए और मेरे इतना आपने मुझे टाइम दिया इतने बिजी शेड्यूल में। और पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि सर अभी प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में, दिल्ली में और मुंबई में यूपीएससी की फैकल्टी हैं। इसके पहले सर ने आईआईटी की प्रिपरेशन करी और सर ने एक बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी में वैल्यूर वीआईटी से उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। इसके बाद सर ने जॉब भी करी। जॉब सर ने एज ए डेप्यूटी मैनेजर पेरिस शुगर फैक्ट्री में सर ने जॉब करी, और इसके बाद उस पोस्ट को छोड़ करके सर का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एक सिविल सर्विस की ओर था, उसको पूरा छोड़ करके उसकी प्रिपरेशन में लग गए। काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन एक हार्ड लक बोले हम सर, अंत तक एक सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं उसे असफल बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज भी सर दोबारा उसमें पीछे की ओर ना लौट के बीटेक वाली जर्नी में उन्होंने यूपीएससी के ही बच्चों को आगे पढ़ाना, अपना गाइडेंस देना शुरू कर दिया। और सर कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल गाइडेंस के अलावा भी सर बच्चों का इमोशनल सपोर्ट भी करते रहे। कई सारे बच्चे सर के पास आए जो अपने फेल्योर की वजह से या बहुत चीज़ों की वजह से परेशान थे। सर ने उनको एंजाइटी जैसी चीज़ों से, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से, सुसाइडल टेंडेंसी जैसी चीज़ों से सर ने खुद बचाया, और आज भी इस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं सर, वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही वो संवेदनशील हैं ऐसे स्टूडेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति। तो आज हम उन्हीं के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्यों बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी इतनी बढ़ती जा रही है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या क्या वो कारण हैं। हम सर के माध्यम से ही सुनेंगे और जानेंगे कि किन पहलुओं पे हमें काम करना चाहिए। फिर इसके बाद में उसका क्या वैलिड सॉल्यूशंस हो सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे मैं सर से कहना चाहूँगी कि सर प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने क्या अनुभव किया, और खुद से भी, और अपनी उस टीचिंग जर्नी के दौरान भी आपने क्या अनुभव किया। सबसे पहले थैंक यू प्रज्ञा जी, आपने अपने इस चैनल पे मुझे बुलाया और अपनी बात को कहने का मौका दिया। और उससे ज़्यादा थैंक यू क्योंकि आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। जैसे आपने स्टार्ट में ही कहा कि आपके हॉस्पिटल में एक 10th क्लास की लड़की ने इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया कि उसको पैरालिसिस अटैक आ गया। कोटा के बारे में तो आप देख ही रही हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। यस, कोटा के बारे में तो आप सुन नहीं रही हैं कि आज उसको बोला जाने लगा है सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया। ये तो रही बच्चों की बात। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड जो शायद मेरी एज का होगा, 35 के आसपास, 36 के आसपास, और उसने लाइफ में एक अच्छा सक्सेस हासिल किया और उसने अपना एक एडुटेक बिजनेस स्टार्ट किया, और किसी वजह से वो बिजनेस रन नहीं कर रहा था, और उसने ये प्रेशर ले लिया कि सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, और उसने रिसेंटली लास्ट मंथ सुसाइड कर लिया। और वो घटना इतनी दर्ददायक थी। मेरा इतना अच्छा दोस्त था और मुझे लगता था कि मैं उससे इंस्पिरेशन ले रहा हूं, क्योंकि लाइफ को किस तरह से जीना है,
लाइफ में खुश रहना है, कितनी मेहनत करनी है किसी चीज के लिए, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हर एक व्यक्ति को ये चीज डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर्ट करती है कि सोसाइटी क्या कहेगी। उसको ये अच्छे से पता होता है कि इस प्रेजेंट कंडीशन से मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं इतना काबिल तो हूं कि अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर लूंगा, लेकिन जो सोसाइटल प्रेशर है हम उससे बाहर नहीं लेकिन उस निकल सोसाइटल प्रेशर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये डेफिनेटली आज हमको सोचने की जरूरत है कि कौन सी सोसाइटी हम बना रहे हैं जहां पर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी कोई एग्जाम में फेल हो जा रहा है, या किसी के लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। तो हर चीज का एक एंड सोल्यूशन हम लोग सुसाइड की तरफ देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल। हिंदू सिस्टम के हिसाब से देखोगे तो करोड़ों योनियों में भ्रमण करने के बाद लोग कहते हैं मानव शरीर मिलता है, और ये मानव शरीर भी हमको अपनी मर्जी से नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल। ये भी हमको ईश्वर ने दिया है, और इसको हम बस छोटी छोटी बातों के लिए बस ऐसे त्याग देते हैं। अच्छा, हम तो चले जाते हैं, जो व्यक्ति है वो तो चला गया, उसके बाद बियॉन्ड लाइफ क्या होता है अलग अलग पर्सपेक्टिव में, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो उसके उसके पीछे जो उसकी फैमिली रह गई, लाइफ टाइम जो वो दर्द सहती है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो ये सोचने की जरूरत है कि हम कौन सी सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, या हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम कहां हो रही है, बिल्कुल। या हमारे पेरेंटिंग में प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिल्कुल। या हमारी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम कहां हो रही है। बिल्कुल। और हम लोग की साइकोलॉजी में सर बोलते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, थॉट प्रोसेस हमारे सोचने की, ये हम सोसाइटी से ही कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, है ना। एक पेरेंट्स बाद में बच्चे के मरने के बाद दुखी होता है, लेकिन उसके पहले कभी नहीं सोचता है कि मैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे कर रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि अमूमन 90% लोग, आप लोग देखते होंगे कि सबसे ज्यादा पेरेंट अपने बच्चे के लिए किस दिन कंसर्न होता है, जिस दिन उसका रिजल्ट आउट होता है, जिस दिन उसके नंबर कम आते हैं। सबसे ज्यादा कंसर्न वो उसी दिन फील कर रहा होता है, सबसे ज्यादा कोस रहा होता है अपने बच्चे को उसी दिन जिस दिन उसका रिजल्ट आउट हो रहा होता है। लेकिन उससे कुछ होने वाला है? बिल्कुल। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। होना क्या चाहिए? आपको कंसर्न उस दिन होना चाहिए जिस दिन आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बच्चे का आईआईटी में एडमिशन करा दिया, तो मुझे पता है ना कि आईआईटी में प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट मुझे 12 घंटा पढ़ाई करनी है, मेरे बच्चे को 12 घंटा पढ़ाई करनी है। तो अगर मैंने उसका दिन भर का शेड्यूल देखा और मैंने देखा कि वो सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई किया है, तो मुझे तो उसी दिन मान लेना चाहिए कि आज के दिन ये फेल हो गया, क्योंकि सफलता हर दिन को जीतने से मिलती है। बहुत बढ़िया बात बोली कि हर दिन को जीतने से मिलती है ना जी। एक दिन को जीतने से नहीं मिलती है। तो अगर वो 2 ही घंटा पढ़ाई किया तो उस दिन आप बैठ के उसके साथ काउंसलिंग करो, कंसर्न रखो कि आज तुमने सिर्फ 2 ही घंटे क्यों पढ़ाई की। हम हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा रात भर पढ़ाई करे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करे। तो अगर मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करे, तो क्या मेरी नींद 3:50 पे खुल जा रही है उसको जगाने के लिए? बहुत बहुत सही बात सर ने बोली। क्या हम अकाउंटेबल हैं अपने बच्चे क्या को? हमने अपने दिनचर्या को उसके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में पेश किया? बहुत बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कहानी याद आ रही है, जो बहुत बड़े गुरु हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के पास एक महिला आती है और कहती है कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत ज्यादा खाता है ना, गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, तो इसको आप थोड़ा समझा दीजिए, इसकी वजह से इसके दांत खराब हो रहे हैं। तो गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा 1 महीने के बाद आना, है ना। तो माँ चली जाती है, 1 महीने के बाद आती है, बच्चे को देखते हैं, बोलते हैं कि देखो गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, दांत खराब हो जाएंगे तो बाकी चीजें तुम नहीं खा पाओगे। बच्चा मान जाता है, अगले दिन से गुड़ खाना छोड़ देता है। माँ आती है, बोलती है कि ये बात तो आप 1 महीने पहले भी तो बता सकते थे, ये बात तो आप 1 महीने पहले ही बता सकते थे। तो उन्होंने कहा 1 महीने पहले मैं खुद गुड़ ज्यादा खाता था, तो पहले मैंने गुड़ 1 महीना कम खा के देखा, उसके बाद मैं इसको सजेस्ट किया। राइट? तो पेरेंटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या को अपने बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करे, तो हमको भी 4:50 पे उठने की आदत डालनी है। बिल्कुल बिल्कुल।
उसके साथ आपको बैठो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ो। अपनी बातों से नहीं, अपने बातों एक्शन से। से, आचरण से क्यों? सिखाए हम बच्चों को। क्योंकि अगर वो पास हो जाएगा तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी लेने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? उसका फादर, उसके मदर, उसके पेरेंट्स। क्रेडिबिलिटी लेने के लिए समाज में प्रतिष्ठा आपकी भी उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी लेने के लिए सभी आ जाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर वो नहीं पास हो पाया, मान लो सब कुछ करने के बाद उसने पूरे साल मेहनत भी की, देयर आर सम लक फैक्टर्स, पोटेंशियल्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और ये हार्श रियलिटी है किसी भी एग्जाम में कि जितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, 50% तो मैं बोलूंगा दे आर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम में। तो भीड़ देख के आपको किसी भी एग्जाम के लिए डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल अगर यूपीएससी बिल्कुल। में ही मैं बोलूं, अगर 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो देयर आर ओनली 50,000 सीरियस स्टूडेंट्स बिल्कुल। एंड द सेम थिंग इज वैलिड इन एनी अदर एग्जाम। अगर नीट में 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो ये हार्श रियलिटी है कि उसमें से 2 लाख बच्चे ही अपना serious student है। Who are serious student? Serious student are those student who has completed their syllabus and it's valid in IIT, is valid in NEET, is valid in any other exam, whether it's UPSC also. मैं बोल रहा हूं आप जो A to Z सिलेबस कंप्लीट करते हैं दे आर सीरियस स्टूडेंट, और वो किसी एग्जाम के 20% ही होते हैं जितने लोग बैठते हैं। पर स्टिल अगर बच्चा आपका फेल हो गया या कोई बच्चा फेल हो गया किसी भी कारण की वजह से, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में चूक जाने, मतलब मुझे ये लगता है कि 2, 4 नंबर, 6 नंबर से चूक गया, उसके पोटेंशियल और जिसने क्वालिफाई इन चला गया उसके पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं है। ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं है। बिल्कुल। इट्स अ हार्ड मैटर। आप उसके 365 दिन की जो पूरी प्रिपरेशन है उसको आप 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे में जज कर रहे हो, तो वैसे भी ये बहुत ही फेयर एनफ सिस्टम नहीं है। देखिए प्रज्ञा जी, किसी भी एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल। आपने किसी को एक क्वेश्चन दिया, उसने मे बी सोचा हो यार सी सही है, अगले को बहुत सारा आइडिया हो लेकिन उसने डी मार दिया, तो वो फेल हो गया। इट्स अ हार्श रियलिटी कि इसमें फेलियर्स होते हैं। तो जब वो फेल हो गया तो वहां पे कौन खड़ा है उसके साथ? खुद बच्चा अकेले अपने आप को पाता है दिस वहां इज पे। द प्रॉब्लम। वहां बच्चा अपने आप को अकेले पाता है, और यही अकेलापन, यही जो डिस्पेयर है जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। होपलेस हो जाना। बिल्कुल देखिए सुसाइड करना या डिप्रेशन में कौन जाता है? जिसने मेहनत की है, बिल्कुल बिल्कुल सर। वही डिप्रेशन में जाएगा। वही, उसी को एंजाइटी होगी, उसी को एंजाइटी होगी, बिल्कुल, उसी को बिल्कुल, दिक्कत होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसी को आपको संभालना है, उसी को संभालना है। उसी को आपको संभालना है ना। वहां बच्चा अपने आप को इतना अकेला पाता है बिल्कुल। और इतना होपलेस पाता है, उसको लगता है इट्स द एंड ऑफ वर्ल्ड। आपने पीडीएफ में नाम सर्च किया, आप नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा तो आपको लगता है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वहां पे जब वो देखता है कि मेरे माता पिता का मेरे प्रति बहुत निगेटिव Negative। बिहेवियर है, तब वो सुसाइडल टेंडेंसी अब वो जाए तो जाए कहाँ? घर से बाहर निकलेगा, बिल्कुल। जब घर से बाहर निकलेगा तो लोग पूछेंगे। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने पहले साल की प्रिपरेशन की और मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, इवन आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग ऑफ आईआईटी, तो मुझे अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता था कि कहीं बगल में कोई अंकल या मेरा कोई दोस्त या कोई ये न पूछ ले कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। आपको विश्वास नहीं, मैं किसी कोई जरूरी काम होता था तो मई की दोपहर 12-1 बजे निकलता था, जिससे कि लोग कम रहे, लोगों के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहे, क्योंकि उनके द्वारा जो फीडबैक इतने निगेटिव मिलते थे कि हम बचने की कोशिश तो मतलब आप सोच रहे हो कि ये जो 12 बजे मैं दोपहर में इसलिए निकल रहा हूं कि लोग मुझसे कम मिले, क्योंकि 12 बजे दोपहर का जो गर्मी का सीजन होता है लोग घर के अंदर हो जाते हैं। बिल्कुल। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया तो मुझे लगा कि जो पहले दलितों के साथ अत्याचार होता था उसमें यह बोला जाता था कि दलित जो है दोपहर के 12 बजे इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनकी परछाई कम से कम पड़े। मतलब आप सिचुएशन समझ रहे हो? बिल्कुल यहाँ पे आप वहां सिमिलरिटी देख सकते हैं, हमारे अंदर इंफीरियरिटी वो डाल दी जा रही है, डाल दी जा रही समाज तुम्हारी के द्वारा। रैंक क्या है, व्हाट्स योर रैंक, तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हारे समाज में तुम्हारा स्टेटस डिसाइड हो रहा है, और हम उसको सही मान लेते हैं कहीं ना कहीं हमारा, क्योंकि और आपको लगता है कि जो समाज कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि हम यही देखते चले आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें नहीं समझाया, वो भी हमें उसी नजर से देखने लगे कि ये फेल है, ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। तो अभी देखो, मान लो अगर 25 लाख लोग बैठ रहे हैं
किसी एग्जाम में, तो इट्स हाफ रियलिटी कि किसी की नंबर 1 रैंक आएगी, किसी की 10 आएगी, किसी की 100 आएगी, किसी की 1000 बिल्कुल आएगी, बिल्कुल, और किसी की सीटें 1 लाख भी लिमिटेड है। आएंगी और किसी की 25 लाख भी रैंक आएगी। बिल्कुल ये तो मैथमेटिक्स है। तो जो 25 लाख वाला है या 20 लाख जिसकी रैंक है, तो उसको क्या लगेगा कि यार अगर मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल भी प्रिपरेशन कर लूं तो मैं तो इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता। तो वो बिल्कुल। लाइफ में क्या करे, मर जाए। मरना तो कोई, मुझे नहीं लगता कि सोल्यूशन लेकिन वहां पे अगर कोई आके उसको ये बता दे कि इस एग्जाम ने तुमको ये बता दिया कि तुम इस एग्जाम के लिए नहीं बने हो, ये अच्छी बात है, तुमको पता चल गया। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन ने जब 1000 एक्सपेरिमेंट के बाद ये उनसे पूछा गया, उनका 1000 एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो उन्होंने बोला कि अब आप क्या करोगे, तो बोला मुझे पता चला कि इन 1000 तरीकों से मैं ये बल्ब नहीं बना सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई आके उसको ये बता दे कि ये अच्छी बात है कि तुम्हें एक ये पता चले कि ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम हो गया। एग्जैक्टली। है ना। और उसको कोई ये बताए कि यार इसके बियॉन्ड भी दुनिया है, बायोलॉजी के बियॉन्ड भी दुनिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं कभी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, जैसे नीट है, मान लो किसी नहीं निकाला, उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ओपन रहती है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मैंने देखा प्रज्ञा जी कि एक्चुअली उनका पोटेंशियल नहीं था डॉक्टर बनने का, पर पेरेंटल प्रेशर में या किसी के पास मान लो बहुत पैसा ज्यादा है तो किसी कहीं पे चले गए, अपने बच्चे को यूक्रेन भेज दिया, नेपाल भेज दिया, वहां से उन्होंने मेडिकल करा लिया, पर वो पोटेंशियल तो नहीं है ना। और वो एक अंदर से होता ना कि मुझे ये काम करना ही करना है, आई हैव टू डू इट। बिल्कुल ना, आई हैव टू डू इट। तो वो वाला उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि उनका उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है। तो वो डॉक्टर बन के भी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बने, या इंजीनियर बन के भी एक अच्छे इंजीनियर नहीं बने। कई बार सर ये भी देखा गया है ना कि बच्चों की खुद की चॉइस नहीं होती, वो माता पिता द्वारा थोपी गई चॉइसेस को फुलफिल करते हैं, है ना। जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चे को एज ए प्रोडक्ट की तरह देखते हैं कि ये हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, ये पीसीएस क्वालिफाई करे, क्योंकि उन्होंने समाज में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस देख रखे होते हैं, और जिनकी समाज में वैल्यू है बस वही चाहते, यही ठीक है। और उसके बियॉन्ड हमारे पेरेंट्स भी डेयर नहीं दिखा पाते हैं, उनको लगता है कि कुछ और कर लेगा जो समाज जानता नहीं, हमें लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा बेटा तो कुछ नहीं कर पाया। और इसी के बीच से साइकिल में हम ऐसे फंस जाते हैं कि सफर वहां पे बच्चा कर रहा होता है अपने तैयारी के दौरान, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनल उसको ब्लैकमेल करते हैं, पैसे दे रहे हैं लेकिन टॉर्चर कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए देखो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, हम तुम्हारी वजह से अपने जो इंटरटेनमेंट के साधन है या अपने खुशी देने वाली चीजें, हमने उससे अपने आप को दूर कर दिया ताकि हम तुमको सही से पढ़ा सके। ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन मैं सर बताऊं, मैं बहुत लकी रही, मेरे पेरेंट्स ने मेरा यूपीएससी मैंने भी तैयारी की, नहीं निकला तो कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं कहा कि तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, उन्होंने कहा देखते हैं तुमने मेहनत की, तुम्हारे लिए कुछ और होगा। तो आपने ये जो बात कही ना कि जैसे एग्जाम ने बता दिया कि आपके लिए ये फील्ड नहीं है, अब हम समझ गए, अगर हम क्वालिफाई नहीं हुए तो इसका मतलब है ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, तो हमें कोई अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। तो सर मुझे लगा कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मेरा मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी रही, और मुझे लग रहा है कि मैं बेहतर कर पा रही हूँ। और आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसे मुद्दे पे हम बात कर पा रहे हैं, हम अवेयर करेंगे कि स्टूडेंट को भी, एक सोसाइटी को भी और एक पेरेंट्स को भी। तो सर ये है कि माता पिता बच्चों को एज ए प्रोडक्ट नहीं देखें, उनके भी जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चे को यही नहीं पता है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना, तो एक ये भी एंगल है कि हम भी अपने बच्चों की थोड़ी सी अंदर की क्वालिटीज देखें कि क्या कर सकता है बेटर, है ना। दूसरा सर, जैसे कल मेरी सर से भी बात हुई, उसके पहले भी बात हुई, हम लोगों ने की सोचा प्लान कर रहे थे, तो सर ने मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आजकल कोचिंग्स भी मिसगाइड कर रही है बच्चों को। बिल्कुल। तो जिस दिन आप एडमिशन लेने जाते हो उस दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि आप बस जस्ट पे द फीस, है ना, और बच्चे को बोलो मेहनत करे और निकलना तो हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा।
वहां पे वो रिस्क फैक्टर वो नहीं बताता है। जैसे आप बिल्कुल। देखोगे कोटा में या दिल्ली में कहीं भी आप देखोगे 11th 12th से बच्चा पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है ना, 11th 12th से स्टार्ट कर रहा है, कोचिंग स्टार्ट कर रहा है ना। वो उसका एक स्कूल लाइफ छूट जा रहा है, उसके जो दोस्तों का ग्रुप बहुत लिमिटेड हो जा रहा है, शादी ब्याह में वो कहीं नहीं जा रहा है, पूरी तरीके से कट ऑफ होके वो 11th क्लास से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है। देखिए कोई गलत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना, कंपटीशन है, फोकस करो, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है। अब हो क्या रहा है कि जैसे मान लो एक कोई एवरेज इनकम वाला पेरेंट है, अपने बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है 11th में 12th में, फिर एक साल प्रिपरेशन, फिर मे बी एक साल और, तो 3 साल 4 साल के दौरान वो 10-10 लाख रुपए लोग फीस लगा दे रहे हैं। बहुत बहुत अब महंगा है। 18 साल 19 साल के बच्चे को जब तुम ये मान लो वो नहीं निकल पाया, तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्या मैं इसको बेयर अप कर सकता हूं, इसको टॉलरेट, अगर ये डूब गया इन्वेस्टमेंट तो क्या मैं इसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे वो पेरेंट्स खुद डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि मेरा 10 लाख रुपए डूब गया, और है ना। सर बहुत सारे ऐसे जो गरीब माँ बाप है उनके पास नहीं है पैसे, और कहीं ना कहीं उनके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, बिना रियलिटी के उन्होंने एनालिसिस करे बच्चों को डाल रहे हैं, तैयारी के दौरान खेत बेच के पढ़ा रहे हैं। और कई बार ऐसा एक हार्ड लक हम बोले कि नहीं अगर हो पाया तो आप सोचिए उनके पास खाने के भी लाले पड़ जाते हैं उस समय। तो ऐसी सिचुएशंस को भी हम कैसे हैंडल करें, इन मुद्दों पे भी बात पेरेंट को अगर मैं अपना खेत बेच के लगा रहा हूं और इन केस वो नहीं कर पाया तो भी मुझे अफसोस नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ कि जब मैं सुगर फैक्ट्री में काम करता था तो बड़ी एक मशीन टाइप की मेरी लाइफ, मुझे ऐसा फील होता था मशीन टाइप की हो गई, मशीन के साथ काम करना है, मैं मशीन के साथ एकदम लिमिटेड जा रहा है, सोचने का एक टाइम है, रात में 10 बजे जाना है, सुबह 6 बजे, नाइट शिफ्ट है तो सुबह 6 बजे आना है, फिर दिन भर सोना है, फिर रात में जाना है, फिर ये। तो मुझे लगता था यार मानव जीवन तो मुझे एक ही बार मिला है ना, तो मुझे एक्सप्लोर करना है, चीजों को एक्सप्लोर करना है। तो मुझे आईएएस इसलिए फैसिनेटिंग लगता था प्रज्ञा जी, इस वजह से नहीं कि इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत पावर है या बहुत पैसा है, मुझे इसलिए सिर्फ ये फैसिनेटिंग लगता था क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका देता है। आज आप समाज कल्याण में रहोगे, सोशल वेलफेयर का काम करोगे, कल हो सकता है आप फाइनेंस में चले जाओ, परसों आप डिफेंस सेक्रेटरी बन जाओ। तो ये मुझे फैसिनेट करता था कि यार ये ऐसी चीज है जहां मैं वर्ल्ड को देख सकता हूं, दुनिया को देख सकता हूं, ठीक है। और ये जो पूरी यूपीएससी की जर्नी है ये वास्तव में आपको पूरी दुनिया को घुमा सकती है ना, वास्तव में पूरी दुनिया सिलेबस ऐसा है, ये बहुत अच्छा। तो वही पढ़ाई का एक, तो मुझे ये पता था, मैं इस रिस्क को मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं निकाल पाया तो क्या मैं जो अपनी जॉब छोड़ के जा रहा हूं क्या उसको मैं बेयर अप कर पाऊंगा, क्या मुझे उसका अफसोस तो नहीं रहेगा, क्या उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में तो नहीं चला जाऊंगा, है ना। तो मैंने सोचा ठीक है अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करूंगा कि इस चीज को पढ़ाना शुरू करूंगा। एग्जैक्टली, ये बहुत अपने कॉन्सेप्ट को शुरू से इतना क्लियर रखूंगा कि अगर कोई मुझसे पूछे तो आई विल एबल टू टीच हिम। ये बहुत बढ़िया कि रिस्क फैक्टर एनालिसिस रिस्क फैक्टर हर व्यक्ति को करना चाहिए, पेरेंट्स को भी। अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट भी जो इंटर के बाद भी तैयारी करना शुरू करें, वो भी कहीं ना कहीं अपना मेंटल एटीट्यूड ऐसा डेवलप करें कि अगर वो नीट की प्रिपरेशन में 1-2 साल लगा रहे हैं, बाई चांस नहीं हो पाया तो उनके पास अदर ऑप्शन, उनके पास ये आईआईटी की कर रहे हैं या यूपीएससी के लोग ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं और बाई चांस नहीं हो पाया तो लाइफ वहां पे खत्म नहीं हुई, ऑप्शंस खत्म नहीं हुए, अदर ऑप्शंस भी हैं, उसके लिए भी हम और उसे खुशी से एक्सेप्ट करें। और लोग कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का हम एग्जांपल ले लें, वो पायलट बनना चाहते थे, तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम में कोई कमी थी या उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, हम कह ही नहीं सकते। आज वो पूरा उनको विश्व जानता है, लेकिन किसी कारणवश वो पायलट नहीं बन पाए। लेकिन आज मिसाइल मैन के नाम से तो इंडिया इसीलिए तो उन्हीं की वजह से ग्रो कर पाई ना, इतने उसमें हम अंतरिक्ष की फील्ड में सारी चीजें। तो हम तो ये नहीं कहेंगे ना कि जो जरूरी है मिल ही जाए, चलो ठीक है हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम से तो नहीं मान सकते कि देखिए उनका जो एग्जांपल है एपीजे अब्दुल कलाम का, वो एक बहुत बड़ा संदेश है कि पहली चीज अगर कोई हीरा है तो अंधेरे में भी रहेगा तो चमकेगा। बिल्कुल,
सबसे बिल्कुल, इंपॉर्टेंट चीज। यानी बिल्कुल। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी पोटेंशियल है तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे पास ये पैसा नहीं है तो मैं ये फला कोचिंग में जाके प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं, मैं दिल्ली जाके प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं, मैं बिल्कुल। कोटा जाके प्रिपरेशन नहीं कर। बिल्कुल। आप एक बात समझिए, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है तो आप जिस जगह पे हैं, जहां पर हैं, वहां पर आपका पोटेंशियल निखरेगा, वो बाहर आएगा ही आएगा। हो सकता है कि उसको समय लग जाए पर वो दब नहीं सकता है। बिल्कुल। सूरज को निकलने में थोड़ा समय लग सकता है पर वो निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा ही है ना। निकलेगा। ये एक बात सबको समझनी चाहिए। दूसरी चीज, देयर इज नो एंड ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभी हमको लगता है कि मतलब अगर ये भी नहीं हुआ हमसे, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो हम करें तो करें क्या, व्हाट टू डू, है ना। या फिर सब जो मैंने बताया, स्पेशली जो 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चे हैं, है ना, ये एक ऐसी एज होती है जहां पर देखो कोशिश तो ये 100% करनी चाहिए कि आप अपने पोटेंशियल को समझ जाओ, अपने इंटरेस्ट को समझ। सबसे ज्यादा काम बच्चे को, पेरेंट को, टीचर को इस बात पे करना चाहिए कि वो अपना एक टारगेट डिसाइड कर ले। बहुत जो एक बढ़िया, मूवी आई बिल्कुल। थी मैडम, आपको याद होगा, ऋतिक रोशन की, लक्ष्य। प्रॉब्लम देखिए, क्या है ना, हमें लक्ष्य नहीं मिलता। हमें पता ही नहीं होता कि कि हमको एक्चुअल मेरी अंदर की बिल्कुल कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग में लक्ष्य का निर्धारण हाँ ना हमारे माता पिता को हाँ, और ना फिर वो बच्चों को वो बच्चों को गाइड कर पाते गाइड कर हैं, पाते क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं, सीखा हमने जो नहीं। समाज से मिला हाँ। और वही हम करते आ रहे हैं। और करने के लिए बहुत कुछ, जैसे स्पोर्ट्स फील्ड में इतने तरह के, किसी को पता था कि जेवलिन थ्रो नाम के भी कोई गेम होता है जिसमें सिर्फ नहीं, मैं कहूंगा भाला फेंक के जेवलिन थ्रो करके आप गोल्ड मेडल ला के आप इंडिया के स्टार बन सकते हो। बिल्कुल। नोबडी नोज ना। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हम एक पॉइंट पे हमको लगता है कि हमने दुनिया देख ली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, सबको लगता है दुनिया देख ली, अब ये सारे ऑप्शन हमने एक्सप्लोर कर लिए, अब कुछ बचा नहीं। जब ये माइंड में आ गया कुछ बचा नहीं, तो फिर बचा क्या, फिर अपना जिंदगी में हम क्यों जी तभी रहे हम हैं। डिप्रेशन में जाते हैं, तभी क्यों हमारा जाते हैं? इंटरेस्ट होता है और हम पर सुसाइड रियलिटी ये है कि दुनिया इतनी बड़ी है, कोई व्यक्ति कितना भी नॉलेजफुल हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, वो ये नहीं कह सकता कि मैं 100% जान गया हूं। 100% तो क्या मैं बताऊं, आप अपने जानने वाले मोस्ट नॉलेजफुल पर्सन के पास भी आप चले जाएंगी तो वो 20% से ज्यादा इस वर्ल्ड के बारे में नहीं जान रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। कोई जानता था आज से 10 साल पहले कि नए प्रोफेशंस आ जाएंगे, यूट्यूब करके या यूट्यूब पे चैनल बना के लोग अपना घर चला रहे हैं यार। घर में एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। कोई जानता था यूट्यूबर भी करके कोई प्रोफेशन डेवलप हो जाएगा? किसी को पता था जिम ट्रेनर करके भी कोई प्रोफेशन हो जाएगा? बिल्कुल। किसी को पता था, छोड़िए, किसी को पता था स्टैंड अप कॉमेडियन भी कोई चीज आ जाएगी? बिल्कुल। है ना? तो आज से 10 साल बाद दुनिया कैसे रिवॉल्व होगी, क्योंकि हम तो 5 साल बाद की, 10 साल बाद की फिक्र कर रहे हैं ना। भाई जो 16 साल का बच्चा है वो 26 साल की एज में सोच रहा है ना कि हम स्टेबल होना चाहिए, तो 26वें साल पे क्या होगा क्या नहीं होगा, नोबडी नोज। किसी को पता था कोरोना आ जाएगा? बिल्कुल। बिल्कुल। कोई नहीं जानता था। लोगों का बना बनाया बिजनेस डाउन हो जाएगा, किसी का छोटा बिजनेस जूम कर जाएगा, बूम कर जाएगा। बहुत सारे लोग डिजिटल फील्ड में थे, उनका बिजनेस कोरोना में बूम कर गया। बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड में थे जो कोरोना की वजह से वो पूरा बिजनेस, पूरा फैमिली खत्म हो गई। तो आपको ये नहीं पता है कि कल क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो, कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कौन सा सिस्टम चेंज हो जाएगा, किसी को एक्चुअली नहीं पता है। नए नए तरह के प्रोफेशन आ जाएंगे। ड्रोन, किसी को पता था ड्रोन? आपको पता है ड्रोन से सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। हर एक फोटोग्राफी में, हर एक जहां फोटोग्राफी इवेंट हो रहा है, आप देख रहे होंगे वहां पे कि एक व्यक्ति ड्रोन उड़ा रहा है। तो अगर कोई ड्रोन उड़ा रहा है तो कोई ड्रोन बना भी रहा होगा, कोई ड्रोन की सर्विसिंग भी कर रहा होगा, कोई उस पर काम भी कर रहा होगा। तो किसी ने इसको सोचा कि अब जो आने वाले टाइम में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम और क्या आविष्कार करें और क्या नई चीजें लाएं। तो हमें बजाय वो जो सो कॉल्ड चली आ रही ट्रेडिशनल चीजें उससे हट के कुछ नया भी अपना माइंडसेट डेवलप, एक्सप्लोर करने की कोशिश करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम अपनी एनर्जी को प्रॉब्लम जो फोकस में हटा करके अपनी एनर्जी को हम लगाने लगे कि हम ठीक है, हम यहाँ सक्सेस नहीं हुए तो इसके अलावा और हम कहाँ सक्सेस हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। कोई सिंगिंग, किसी का सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं, वो सिंगिंग, आज मेरी एक
मैं आपको बताऊं, मेरे एक और फ्रेंड सर्कल में है, वो डॉक्टर है आयुर्वेद के। वो बता रहे थे कि उनके चाचा जी जो यहाँ पे सिंगिंग एकेडमी है, डांस एकेडमी लखनऊ में, हाँ, हाँ। उनकी है, चल रही है। और वो उन्होंने जब स्टार्ट किया था, एक एकेडमी से उन्होंने स्टार्ट किया था और कुछ नहीं चल रही थी, वो बहुत परेशान हो रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन आज उनकी पूरे लखनऊ में बहुत सारी एकेडमी है। तो उनका वो नया इनिशिएटिव ही तो था। नया इनिशिएटिव, बिल्कुल। तो इन चीजों में भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग आपको ये सोचना है कि जो भी है, सबसे पहले एक संतुष्टि की भावना कि जो भी है, आज मैंने मेहनत किया, अपनी तरफ से एफर्ट डाला, रात में आओ, खाना है तो खाना खा के सो, नहीं खाना है तो पानी पी के सो जाओ, लेकिन वो संतुष्टि लेकर आओ। दुनिया के दिखावे के लिए नहीं, दुनिया के लिए कि लोग क्या कहेंगे। आप पे हमें भरोसा है, हमने अच्छा किया है और आज हमने पूरे मन से किया है। जिस दिन आप बेशर्म बन जाओगे, उस दिन आप हारना बंद कर दोगे। एग्जैक्टली, ये सबको ध्यान रखना है। जिस दिन आप बेशर्म बन जाओगे, उस दिन आप हारना बंद कर दोगे। हारता आदमी समाज से, खुद से नहीं हारता है। और क्यों से नहीं हारना है। मुझे ये नहीं समझ आता सर, मैं बताऊं कि क्यों हम समाज से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि अगर मेरा बाई चांस इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। मतलब क्या लोगों ने आपको पैसा दिया, समाज ने दिया जब आप तैयारी कर रहे थे, या जब तैयारी के दौरान कभी आप बीमार पड़े या परेशान हुए तो क्या वो समाज आके आपको ट्रीटमेंट के लिए ले गया, या आज आप सक्सेस नहीं हुए तो क्या समाज आप पे इतनी रहम करेगा कि भाई इसके पास पैसे की कमी हो सकती है, मैं इसको पैसे दे दूं। तो जब इन चीजों में कहीं भी समाज नहीं है तो हम क्यों सोचे समाज के लिए कि समाज क्या कहेगा। देखिए, समाज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो देखिए कभी जाएगा नहीं, वो रहेगा, क्योंकि आपको रहना है समाज की। अरस्तु ने कहा कि आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो है, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन समाज में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उससे बचना कैसे है ना। रहना तो आपको समाज में, आप जंगल में जाके नहीं रह सकते। हर चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं हो। अगर आप खुद से नहीं हारे, मन से नहीं हारे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मन में सोचे ठीक है कुछ नहीं हुआ, अगली बार से मैं कुछ करूंगा, और कोई भी मेरे साथ रहेगा, मैं और कुछ करूंगा, कोई कुछ नहीं रहेगा साथ, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, मैं करूंगा। जैसे कई लोग मैंने देखा, एक व्यक्ति उसने कुछ नहीं किया, वो उसकी पूरी वो ही वॉज अ डॉक्टर, मैं किसी यूट्यूब चैनल पे देखा था, ही वॉज अ डॉक्टर, उसकी वाइफ भी अच्छे प्रोफेशन में थी, बच्चे थे उसके, पूरी अच्छी फैमिली, बहुत अच्छा पैसा आ रहा, सब कुछ आ रहा था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई एंड ही वेंट इनटू डिप्रेशन, पूरी भयंकर तरह का डिप्रेशन, हर तरह के ड्रग्स लेना उसने स्टार्ट कर दिया। क्यों? उसको लगा खत्म हो गया सब कुछ, मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई, मेरा पूरा प्रोफेशन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देन समबडी सजेस्टेड हिम टू गो फॉर साइकिलिंग। तो साइकिल जब करता था तो उसका दिमाग डाइवर्ट होता था। मैं आपको बताऊं, उसने अपने लाइफ का टारगेट बना लिया कि मैं 197 कंट्रीज वर्ल्ड के साइकिल से घूमूंगा। अरे वाह, है ना। और ऑलमोस्ट वो 100 कंट्रीज के आसपास हो भी चुका है उसका साइकिल से, है ना। और उसने अपने लाइफ का ये एम बना लिया और आज उसको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, उसको जीने की नई बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक प्रोफेशन ये भी है ट्रैवलिंग, है ना। एक चैनल है नोमैडिक शुभम, उसको देखो, वो कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था, उसका नहीं मन लगा, उसने क्या किया, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपको नहीं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डिप्रेशन से भी बचाते हैं सर। बताए, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट बताऊं, हम लोग की जो सीबीटी हो गई, थेरेपीज जो हम लोग यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब कोई हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहा है किसी वजह से, और हम बार बार बस वही सोच रहे हैं, हम उससे अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे, तब हमें प्रॉब्लम शुरू। मान लीजिए सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उस समय बोला जाता है कि उसको कभी अकेला ना छोड़ें, उसके रिलेटिव्स उसके साथ रहें, उससे लोग बात करें। जैसे आप साइकिलिंग पे ही निकल गया, उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, तो ये जरूरी है तुरंत जब भी हम डिप्रेशन या नेगेटिव या सुसाइडल थॉट, तुरंत चेंज करें। आपके जो अच्छे दोस्त हैं आप उनसे बात करना, ठीक है पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है टीचर्स नहीं कर रहे, ठीक है आपके रिलेटिव्स नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ में कोई तो होगा। अगर कोई भी नहीं है तो आप अकेले ऐसे निकल जाओ, बाहर बैठ के बाहर चाय ही पियाओ, 4 लोगों से बात ही करो, लेकिन अपने से हिम्मत नहीं आ रहा कभी।
जीवन में। अच्छी किताबें जरूर पढ़ना चाहिए लाइफ में, किताबें हमेशा पढ़ते रहो। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने जो चाहा नहीं मिला लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। मेरा भी नहीं हुआ यूपीएससी में, मैं भी आज एज ए साइकोलॉजिस्ट और मैं बहुत खुश हूँ इसमें काम करके। तो कभी भी जिंदगी के ऑप्शंस नहीं खत्म हुए कभी भी। देखिए एक और प्रॉब्लम हो रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने ना ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को पढ़ना बंद कर दिया है, बिल्कुल। स्पेशली जो स्कूल टाइम में, क्योंकि ये माना जाता है कि ये तो ना नीट में पूछा जाता है और ना ही आईआईटी में पूछा जाता है। तो अगर गवर्नमेंट से मेरा एक ये सजेशन है कि अगर 5 क्वेश्चन ही इसको इंक्लूड किया जाए तो बच्चा अपने देश की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझने लगेगा। और ये एक ऐसी चीज है प्रज्ञा मैडम, अगर आप अपने पूर्वजों को समझ रहे, हिस्ट्री क्या है, मतलब रीडिंग बियॉन्ड, मतलब हमसे पहले क्या हुआ, तो आपको बहुत हिम्मत मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज लोग बहुत कैजुअल सा ले रहे हैं अपनी लाइफ को, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस यहां तक पहुंचने के लिए लोगों ने कितनी लाठियां खाई हैं। बिल्कुल। इस इंडिपेंडेंट इंडिया को बनाने के लिए लोगों ने कितनी लाठियां खाई हैं, कितनी मेहनत की है, लोग फांसी पे चढ़े हैं, लोगों ने गोलियां खाई हैं, तब जाके इस देश को आज से हम 70-80 साल पहले आजाद कराकर यहां तक लाए। तो बच्चा तो हिस्ट्री पढ़ा नहीं, या उसको बस वो फैक्ट रटा के उसको एग्जाम पास कर, तो उसके अंदर वो इमोशन ही नहीं है, उसको वो वैल्यू नहीं है कि जो हमको हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमको दिया है, है ना, उसकी कोई वैल्यू भी है कि नहीं है। और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल कितना पेशेंस था। हाँ, मतलब या हम किसी लाइफ को पढ़े नहीं, हमने किसी की ऑटोबायोग्राफी को नहीं पढ़ा, हमने किसी लाइफ को नहीं जाना, हमको नहीं पता, है ना, हमने भगत सिंह को नहीं पढ़ा, हमने सुभाष चंद्र बोस को, वन ऑफ द टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं और उसके पीछे अपनी जान लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मैं ठीक है कि आईआईटी टेक्निकल एग्जाम है या नीट जो है टेक्निकल एग्जाम है, बट अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 130 क्वेश्चन पूछना चालू करो। 10 क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन ही ज्योग्राफी के दोगे, तो बच्चे को समझ रहे हो ना, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते 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 जो बोर्डम हो रहा है, उसमें अगर 10 क्वेश्चन ही रहेगा तो इसी बहाने थोड़ा सा कुछ अलग पड़ेगा। भाई माइंड है ना, माइंड को भी तो थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। बिल्कुल। आप ये देखिए, सबसे अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुखर्जी नगर में सुसाइड्स नहीं होते हैं, और कोटा में सुसाइड ज्यादा होते हैं, जबकि मुखर्जी नगर सिलेक्शन रेशियो शायद मुझे लगता है कि कोटा से काफी कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करते हैं। यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है और देख रहा है कि संघर्ष है, हमसे ज्यादा संघर्ष घाना में बैठा हुआ बच्चा कर रहा है, अफ्रीका में बच्चा बैठा हुआ बच्चा जो है हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा संघर्ष कर रहा है। आई एम लकी कि मुझे ये सब पढ़ने का मौका मिला, तो वो कभी सुसाइडल टेंडेंसी नहीं डेवलप कर रहा है। बिल्कुल, उसको लग रहा है देयर इज थिंग्स मुझे अभी है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का भी टाइम है। लेकिन यहां जो बच्चा है उसका पूरी लाइफ क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो उसके बियॉन्ड उसको कुछ सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत ही सर, बहुत ही आपने तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 10 क्वेश्चन अगर आप दे दोगे तो उससे बच्चे की आपकी जो कंपेटिबिलिटी है, या बोल सकते हैं कि उसकी आप जो कंटेंट चेक करना चाहते हो उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, इवन बेटर होगा। फॉर एग्जांपल जब वो आईआईटी में जाकर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा होगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा हूं ये समाज को फायदा करेगी कि नुकसान करेगी। बहुत बढ़िया, पता होना चाहिए ना कि अगर मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ तो समाज को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अदर डायमेंशंस को और बेटर तरीके से सोच पाएगा, कोरिलेट कर पाएगा, बिल्कुल। ये और बहुत जरूरी है सर, मुझे लग रहा है कि आपने आईआईटी की भी तैयारी की और यूपीएससी भी देखा, तो आप जो कोरिलेट कर पा रहे हैं उस चीज को, आप जो समझ पा रहे हैं। और दूसरी चीज जब मतलब एक आईआईटी का बच्चा फेल को जब वो कर पा रहा, जो आपने पहले साल जो आपने खुद स्ट्रगल फेस किया, दोबारा तो आपने निकाला ही, तो वो नहीं फेस कर पाता अगर वो ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा होता, तो अपने आप को एटलीस्ट वो हैंडल कर पाता कि स्ट्रगल करने वाला मैं सिर्फ नहीं, जैसे आपने बोला कि वो आईआर में पढ़ रहा कि घाना में भी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा टफ है ना, तो उसको लगेगा कि मैं सिर्फ सफरर नहीं हूँ और लोग भी सफरर हैं। तो
उसका पेन कम हो जाएगा, पेन कम हो उसकी जाएगा। सुसाइडल टेंडेंसी अपने आप खत्म हो होगी और वो फिर उत्साह से उठेगा और कुछ सोचेगा कि मैं कुछ और करता हूँ। करता हूँ। ये तो बहुत ही इनोवेटिव सर इसका लगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैला सके और जितनी हम आगे कोशिश कर सके कि हमसे पेरेंट्स जुड़े। और जो भी ये वीडियोस देख रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके आसपास लोग जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप उनको शेयर करिए। प्लीज अपने बच्चों को कभी प्रोडक्ट की तरह नहीं देखिए। और कभी भी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा जिस तरीके से सक्सेस हो रहा तब आप उसके साथ खड़े हैं, तो जब वो फेल हो रहा तब भी उसके साथ वैसे ही खड़े रहे और उससे बोले बेटा कोई बात नहीं, एक बार आप फेल हुए, अगली बार फिर आप सक्सेस मिलेगी। अगर उस फील्ड में नहीं मिली तो जीवन के कभी भी ऑप्शंस खत्म नहीं हुए। तो आपसे हम दोनों की यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर करें, ताकि जो हमारे बच्चे अपने जीवन को खो रहे हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम इस स्थिति से अपने आप को बचा सके और थोड़ा सा हम संवेदनशील मुद्दों पे काम कर सके और अपने समाज के लिए हम काम कर सकें। सर और कुछ आपका लास्ट में जो मैसेज है प्लीज बताइए। और जो बस हम कर मेरा एक सके। ही मैसेज है कि इस धरती पे जो भी व्यक्ति आया है, जो भी यहाँ पे धरती पे आया है, वो अपने आप में यूनिक है। उसको यूनिक ही समझें, किसी से कोई कंपैरिजन ना करें और उससे ये बोलें कि तुम जो भी करना चाहते हो, जो भी फील्ड, कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें सफलता नहीं है। टॉप में, किसी भी फील्ड के टॉप में बैठा व्यक्ति हमेशा सफल है, सक्सेसफुल है और उसको पैसे रुपए की कहीं कोई कमी नहीं होती। तो फर्स्ट थिंग, जल्दी से जल्दी आप अपना इन सारी चीजों को, अपना कैपेबिलिटी, अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट को देख के अपना एक फील्ड चूज करें और उस फील्ड में बिल्कुल जी जान से आगे लग जाएं। और अगर कोई गोल आपसे नहीं भी मिल पाता है तो कोई नहीं, आप गोल को आगे बढ़ा दो, अपने गोल को चेंज कर दो, क्योंकि हर चीज का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस लाइफ को अच्छे से जीना, खुश रहना, है ना, हैप्पी रहना, खुश रहना, सुकून से रहना। यही इस पूरे सारे प्रोफेशन का एक ही मकसद होता है। तो आप अपने मकसद को जल्दी से जल्दी पहचानिए और इट्स ओके टू बी फेल, इट्स ओके टू बी फेल समटाइम, है ना। बस ये होना चाहिए कि आपकी अपनी मेहनत में, आपके अपने प्रयास में, अपने एफर्ट में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, बस मेरा यही आपसे निवेदन है। और कभी भी जिंदगी के ऑप्शंस खत्म नहीं हुए। तो प्लीज आज हम लोगों ने जो भी बातें की या जो भी हमने नया कुछ सीखा या जाना परेशानियों को, हम उसको अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सके, अपने बच्चों के जीवन में, खुद के जीवन में, आसपास के समाज में। यही हम लोग का ये प्रयास है। थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सर, आपने मुझे इतना बिजी शेड्यूल में भी टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीवन।